हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद तन्वी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सीडीपी की महामैराथन क्लास। इसमें मैंने सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और उन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो कि एग्ज़ाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी रखते हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो सीडीपी के 30 नंबर के क्वेश्चंस में आप लोगों के 27 से 28 नंबर आराम से आ जाएंगे। 1-2 नंबर का तो इधर उधर रहता ही है, बट मैं गारंटी लेती हूँ कि 27 से 28 नंबर आप लोगों के आराम से आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश डैश भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शंस है हमारे, नंबर 1 तटस्थ, नंबर 2 नकारात्मक, नंबर 3 अग्रोन्मुखी, नंबर 4 सहानुभूतिपूर्ण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 अग्रोन्मुखी, क्योंकि तटस्थ होता है मतलब कि उन्हें बिल्कुल स्टेबल रहें, उन्हें कोई मतलब नहीं कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। नकारात्मक, ये तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। सहानुभूतिपूर्ण भी नहीं, अग्रोन्मुखी कि बच्चों को आगे से आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 अग्रोन्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से क्या प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? ऑप्शंस है, नंबर 1 दूसरों से झगड़ना, दूसरा अभिव्यक्ति में नवीनता, नंबर 3 जिज्ञासा, नंबर 4 सृजनात्मक विचार। तो इनमें से प्रतिभाशाली होने का संकेत कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 दूसरों से झगड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शंस है, नंबर 1 एकीकरण का सिद्धांत, नंबर 2 निरंतरता का सिद्धांत, नंबर 3 अंतःक्रिया का सिद्धांत, नंबर 4 अंतः संबंध का सिद्धांत। तो क्वेश्चन में कह रहा है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। कभी ना समाप्त होना मतलब निरंतर चलने वाली, तो इसलिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 निरंतरता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शंस, नंबर 1 विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, नंबर 2 विशेष विद्यालयों में, नंबर 3 विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा, नंबर 4 अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उन्हें में शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अन्य सामान्य बच्चे। जब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अन्य सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है, इसे बोलते हैं समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। क्योंकि अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को हम विशेष विद्यालयों में पढ़ाएंगे, उन्हें अन्य सामान्य बच्चों के साथ नहीं पढ़ाएंगे, तो उनके अंदर हीन भावना विकसित हो जाएगी। तो इसलिए समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? नंबर 1 विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत विद्यार्थी की उपाधि देना, नंबर 2 शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, नंबर 3 फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, नंबर 4 अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। तो पहले में कह रहा है बच्चों को बुद्धिमान और औसत विद्यार्थी की उपाधि देना, मतलब हम वर्गीकरण एक हिसाब से उनका कर रहे हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, नेगेटिव में आता है। थर्ड में कह रहा है तकनीकी भाषा का प्रयोग करना है, ये भी हमारा नेगेटिव वर्ड में आता है। और तुलना करना, ये भी हमारा नेगेटिव में आता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो पॉजिटिव नेगेटिव से भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमें कुछ भी ना समझ आए तो हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ा ऑप्शन जो है हमारा वो ऑप्शन नंबर 2 है, इसलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्लेक्सिया संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 गणितीय विकार, नंबर 2 पठन विकार, नंबर 3 लेखन विकार, नंबर 4 व्यवहार संबंधी विकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डिस्लेक्सिया होता है हमारा पठन विकार, जबकि गणितीय विकार होता है डिसकैल्कुलिया, लेखन विकार होता है डिस्ग्राफिया। इसमें पूछा है डिस्लेक्सिया, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 पठन विकार।
अगला क्वेश्चन नंबर 7, सीखने के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? नंबर 1 पावलव, नंबर 2 जीन पियाजे, नंबर 3 वाइगोत्स्की, नंबर 4 गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। तो जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो दिया था गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? नंबर 1 बाल्यावस्था, नंबर 2 प्रौढ़ावस्था, नंबर 3 किशोरावस्था, नंबर 4 पूर्व बाल्यावस्था। तो कह रहा है इनमें से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क मतलब वयस्क लोगों के वयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था। नेक्स्ट नंबर 9, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? नंबर 1 वह जो प्रभावपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण की क्षमता रखता हो। नंबर 2 वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता हो। नंबर 3 वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है। नंबर 4 वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो पूछा है बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है मतलब हमें नेगेटिव आंसर को सिलेक्ट करना है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि वह बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि, अब क्या दर्शाता है? ऑप्शन है हमारे नंबर 1 शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। नंबर 2 कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। नंबर 3 उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। नंबर 4 विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कृतिका एक लड़की है जो कि घर में अक्सर ज़्यादा बात नहीं करती है लेकिन विद्यालय में काफ़ी बात करती है। तो ये क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है इसलिए विद्यालय में काफ़ी बात करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। अब कह रहा है कि जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन है वो क्या करता है? ऑप्शन है हमारे पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है। नंबर 2 शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। नंबर 3 शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। नंबर 4 शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो मोटिवेशन से क्या होता है हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? ऑप्शन है हमारे नंबर 1 विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। नंबर 2 कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। नंबर 3 मूल्यांकन प्रक्रिया। नंबर 4 शिक्षण पद्धति और पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो जो पाठचर्या जो शब्दावली है वो इनमें से क्या संकेत करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसे विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो जो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम होता है उसी को बोला जाता है पाठचर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। नंबर 1 शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पे। नंबर 2 वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। नंबर 3 शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। नंबर 4 शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पे। तो पूछा है निचली कक्षाओं में मतलब प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षण की खेल पद्धति है वो किस पर आधारित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? ऑप्शन है हमारे नंबर 1 प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। नंबर 2
विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। नंबर 3, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। नंबर 4, शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो इसे पूछा है कौन सा शिक्षार्थी में सृजनात्मकता का पोषण करेगा, मतलब इनमें से हम क्या काम करें कि बच्चों में क्रिएटिविटी उत्पन्न हो। तो इसका आंसर होगा अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन नंबर 15, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। पूछा है इनमें से क्या काम किया जाए सीखना जो हमारा समृद्ध होगा। तो ऑप्शन है हमारे नंबर 1, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। नंबर 2, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। नंबर 3, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। नंबर 4, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए और विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। नहीं पूछा यानी कि हमें नेगेटिव आंसर को सिलेक्ट करना है। नंबर 1, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। नंबर 2, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। नंबर 3, अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। नंबर 4, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्योंकि उसमें दिया है एकमात्र वर्ड जो कि हमारा नेगेटिव में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। अब जो 5वीं कक्षा का दृष्टिबाधित विद्यार्थी है तो उसके साथ क्या करना चाहिए। ऑप्शन है हमारे नंबर 1, उसके माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। नंबर 2, उसके साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। नंबर 3, उसके साथ कक्षा में सामान्य व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नंबर 4, उसको निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कि उसके साथ हमें कक्षा में नॉर्मल बिहेवियर ही करना चाहिए और उसे श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। नंबर 1, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। नंबर 2, सानिध्य संगति की आवश्यकता। नंबर 3, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। नंबर 4, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो इन चारों में से कौन सा जो है हमारा रिलेट नहीं करता है सामाजिक आवश्यकता से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, क्योंकि अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना ये हमारी शारीरिक आवश्यकता है ना कि सामाजिक आवश्यकता। अगला क्वेश्चन नंबर 19, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन है हमारे नंबर 1, विद्यालय एवं कक्षा वातावरण। नंबर 2, सभागार। नंबर 3, घर। नंबर 4, खेल का मैदान। तो संज्ञानात्मक विकास यानी कि ज्ञान से रिलेटेड जो विकास है बेहतर तरीके से कहाँ होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विद्यालय एवं कक्षा वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण है। नंबर 1, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति जिसे कोड बोलते हैं। नंबर 2, जन्मजात विशेषताएं। नंबर 3, पर्यावरणीय प्रभाव। नंबर 4, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो पूछा है जो हर व्यक्ति की अलग अलग भिन्नताएं होती हैं उसका रीजन क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। नंबर 1, परिवार एवं पास पड़ोस। नंबर 2, परिवार एवं मीडिया। नंबर 3, विद्यालय एवं मीडिया। नंबर 4, मीडिया एवं पास पड़ोस।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विद्यालय एवं मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? ऑप्शन है हमारे, नंबर 1 शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, नंबर 2 प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, नंबर 3 मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, नंबर 4 किशोरावस्था एवं वयस्कता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा है। तो नंबर 1 विकास जीवन पर्यंत होता है, नंबर 2 विकास परिवर्त होता है, नंबर 3 विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, नंबर 4 विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा है, हमें नेगेटिव सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 कि विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? नंबर 1 बच्चों के सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, नंबर 2 बच्चों को दंडित करना चाहिए, नंबर 3 बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, नंबर 4 प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो पहले में कह रहा अनदेखा करना गलत हो जाएगा, दंडित करना ये भी हमारा गलत हो जाएगा, याद कराना ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता है। नंबर 1 केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर होना, नंबर 2 बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, नंबर 3 यंत्रवत याद कराना, नंबर 4 योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित व वर्गीकरण करना। तो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता होगी इनमें से? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से हैं। नंबर 1 पूर्णतः अलग, नंबर 2 स्वतंत्र, नंबर 3 सन्निहित, नंबर 4 संबंधित नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 सन्निहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? नंबर 1 व्यवहारवादी सिद्धांत, नंबर 2 अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, नंबर 3 अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, नंबर 4 मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो पूछा है जो समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट है वो किस पर आधारित है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 कि जो अशक्त बच्चे हैं उन्हें व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य है? नंबर 1 बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय से ही निर्धारित होती है, नंबर 2 बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है, नंबर 3 बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकाकी विशेषक है, नंबर 4 बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो बुद्धि के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 कि बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? ऑप्शन है नंबर 1 सृजनात्मक विचारक, नंबर 2 अविचारिक विचारक, नंबर 3 अनम्य विचारक, नंबर 4 आत्म केंद्रित विचारक। तो क्या है कि रूही जो है वो किसी भी समस्या के एकाधिक मतलब एक से अधिक समाधान के बारे में सोचती है। तो इनमें से वो कौन सा कार्य कर रही है, किस टाइप की वो विचारक है? तो एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है यानी कि वो क्रिएटिव माइंड की है। तो क्रिएटिव वर्ड को हम हिंदी में बोलते हैं सृजनात्मक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 सृजनात्मक विचारक। अगला
क्वेश्चन नंबर 30, जिक्सा पहेली को हल करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। यानी वो स्वयं से ये बात कह रही है। तो इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? नंबर 1 व्यक्तिगत वार्ता, नंबर 2 जोर से बोलना, नंबर 3 पाड़, नंबर 4 आत्म केंद्रित वार्ता। तो वाइगोत्स्की इस तरह की वार्ता को क्या कहेंगे? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तिगत वार्ता। तो स्वयं से बोलने को 2 लोगों ने परिभाषित किया है। अगर वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा जाए तो वो होगा हमारा व्यक्तिगत वार्ता, और जीन पियाजे के अनुसार पूछा जाए तो उसे कहेंगे आत्म केंद्रित वार्ता। जैसे यही क्वेश्चन को अगर पूछ देता कि ये जो नज़्मा स्वयं से बोल रही है, इसे जीन पियाजे किस तरह संबोधित करेंगे, तो हमारा होता आत्म केंद्रित वार्ता। और लेकिन वाइगोत्स्की ने पूछा है तो व्यक्तिगत वार्ता। दोनों ही पॉइंट को हमें याद रखना है कि स्वयं से बात करने को 2 लोगों ने परिभाषित किया है। तो याद कैसे रखेंगे? वाइगोत्स्की में बा आ रहा है तो व्यक्तिगत वार्ता वाइगोत्स्की का है, और जीन पियाजे का है आत्म केंद्रित वार्ता। अगला क्वेश्चन नंबर 31, बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? नंबर 1 प्रबलन, नंबर 2 अनुबंधन, नंबर 3 मॉडलिंग, नंबर 4 पाड़ या ढांचा। तो आवश्यकता पड़ने पर बच्चों को संकेत देना और उन्हें सहयोग प्रदान करना, ये कहलाता है हमारा पाड़, ढांचा प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका पाड़। अगला क्वेश्चन नंबर 32, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका छात्रों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या करेगी? नंबर 1 छात्रों में प्रत्याहार प्रवृत्तियां पैदा करेगी, नंबर 2 अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, नंबर 3 बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, नंबर 4 अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना का कार्य करेगी। तो इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में हमने अभी पढ़ा था कि बच्चों को संकेत देना या उन्हें सहायता उपलब्ध कराना कहलाता है पाड़, और सेम यही पूछा है इसमें, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है कि एक अध्यापिका छात्रों को संकेत और इशारे प्रदान करने का फैसला लेती है, यानी कि वही पाड़ प्रदान करने का फैसला लेती हैं। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना का कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, एक प्रगतिशील कक्षा में नंबर 1 ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, नंबर 2 विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, नंबर 3 अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, नंबर 4 विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कि उन्हें ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि नंबर 1 छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए, नंबर 2 छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित व नियंत्रित हो, नंबर 3 शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए, नंबर 4 शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे। तो शिक्षण कब प्रभावी होगा? जब बाल केंद्रित होगा। तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कि छात्र को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 35, एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक 4 ऑप्शन दिए, इनमें से क्या करता है? नंबर 1 छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है, नंबर 2 छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, नंबर 3 छात्रों को वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो जिज्ञासा का भी पोषण करता है, प्रोत्साहित भी करता है, उन्हें वास्तविक परिस्थितियों में शामिल भी करता है। तो इसलिए ऑप्शन होगा हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 36, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? नंबर 1 शैशवावस्था, नंबर 2 बाल्यावस्था, नंबर 3 किशोरावस्था, नंबर 4 प्रौढ़ावस्था।
तो पूछा है बुद्धि का अधिकतम विकास होगा हमारा किशोरावस्था में, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था। लेकिन अगर वृद्धि हमारा पूछा जाए कि वृद्धि किस एज में सबसे ज़्यादा होती है, तो वो होता है हमारा शैशवावस्था में, और बुद्धि का विकास किशोरावस्था में। तो ये 4 जो है हमारी जो ऑप्शन में दी हैं ये विकास की अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। और इनका टाइम पीरियड क्या होता है, शैशव जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12, किशोरावस्था 12 से 18 और प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर। तो विकास की 4 अवस्थाएं हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, बाल विकास की कौन सी अवस्था में ओपिडस और इलेक्ट्रा जटिलता शुरू होती है? नंबर 1 शैशवावस्था, नंबर 2 बाल्यावस्था, नंबर 3 किशोरावस्था, नंबर 4 प्रौढ़ावस्था। तो पूछा है विकास की कौन सी अवस्था में ओपिडस और इलेक्ट्रा की जटिलता शुरू होती है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर शैशवा, ऑप्शन नंबर 1 शैशवावस्था। ओपिडस और इलेक्ट्रा ये हमारे शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथियाँ होती हैं। ओपिडस पाई जाती है लड़कों में, जिसकी वजह से लड़के अपनी माँ के प्रति ज़्यादा ममता व्यक्त करते हैं, और इलेक्ट्रा पाई जाती है लड़कियों में, जिसकी वजह से लड़कियाँ अपने पिता के प्रति ज़्यादा ममता व्यक्त करती हैं। तो ये जो जटिलता शुरू होती है वो शैशवावस्था में। अगला क्वेश्चन 38, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन है हमारे नंबर 1 आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, नंबर 2 अहंकारी प्रवृत्ति, नंबर 3 नर्सिज्म की प्रवृत्ति, नंबर 4 हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। तो स्वप्रेम की जो प्रवृत्ति है, खुद को प्रेम करने की, वो हमारी कहलाती है नर्सिज्म की प्रवृत्ति। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? नंबर 1 अभिवृद्धि शारीरिक होती है, नंबर 2 अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, नंबर 3 अभिवृद्धि मापनीय होती है, नंबर 4 अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो पूछा है वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि जो वृद्धि है वो एक टाइम तक होती है, लेकिन हाँ यही अगर होता विकास हमारा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, विकास के संदर्भ में निम्न कथन में से कौन सा एक उचित है? ऑप्शंस, नंबर 1 विकास जन्म के साथ आरंभ होता है और समाप्त होता है, नंबर 2 सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं, नंबर 3 विकास एकल आयामी होता है, नंबर 4 विकास पृथक होता है। तो विकास के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा एक सामाजिकरण का निष्क्रिय एजेंसी है? नंबर 1 इको क्लब, नंबर 2 परिवार, नंबर 3 सार्वजनिक पुस्तकालय, नंबर 4 स्वास्थ्य क्लब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय जो है वो सामाजिकरण की एक निष्क्रिय एजेंसी है। सामाजिकरण उसे बोलते हैं कि जिसमें व्यक्ति समाज के लोगों के बीच रहकर अनुभव प्राप्त करके सामाजिक बनता है। तो इको क्लब में भी व्यक्ति सामाजिक बनता है, परिवार में भी, स्वास्थ्य क्लब में भी, जबकि निष्क्रिय एजेंसी के तौर पे आएगा हमारा सार्वजनिक पुस्तकालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, सामाजिकरण है नंबर 1 सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, नंबर 2 शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, नंबर 3 समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, नंबर 4 समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो सामाजिकरण क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, विकास डैश डैश से डैश डैश की ओर बढ़ता है, मतलब विकास किस से किसकी ओर बढ़ता है? नंबर 1 सामान्य से विशिष्ट, नंबर 2 जटिल से कठिन, नंबर 3 विशिष्ट से सामान्य, नंबर 4 साधारण से आसान की ओर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा नंबर 1 सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो जो विकास होता है हमारा वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन,
नंबर 44, बया संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? नंबर 1, प्रभुता के विपरीत विरोध। नंबर 2, अशांति। नंबर 3, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही। नंबर 4, सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। तो इसमें से कौन सी विशेषता बया संधि काल की नहीं है? तो पहले में पता होना चाहिए बया संधि काल क्या होता है। बया संधि काल कहते हैं जवानी और बुढ़ापे के बीच का जो काल होता है वो हमारा कहलाता है बया संधि काल। तो जवानी और बुढ़ापे मतलब कि 18 साल से ऊपर वाले। तो इसमें से कौन सी अभिव्यक्ति वो व्यक्त नहीं करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। अगला क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? नंबर 1, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम। नंबर 2, अनियमित विकास का नियम। नंबर 3, द्रुतगामी विकास का नियम। नंबर 4, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबद्ध नियम। तो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा अनियमित विकास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? नंबर 1, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। नंबर 2, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। नंबर 3, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग। नंबर 4, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। तो पूछा है नहीं करना चाहिए, मतलब हमें नेगेटिव आंसर को सिलेक्ट करना है। तो कभी भी हमें बच्चों के लिए जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो नहीं पूछा है तो हमारा यही हो जाएगा नंबर 2, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। अगला क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? नंबर 1, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। नंबर 2, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। नंबर 3, सभी विकास परिपक्वन और अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। नंबर 4, सभी विकास तथा अधिगम एक समान दिशा से आगे बढ़ते हैं। तो पूछा है बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि सभी विकास और अधिगम एक समान दिशा से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 48, अधिगम कठिनाइयों से जूझते हुए छात्रों की ज़रूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? नंबर 1, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। नंबर 2, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। नंबर 3, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल। नंबर 4, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन अभी पीछे आ चुका है, रिपीट हो गया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 कि शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन नंबर 49, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? नंबर 1, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। नंबर 2, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। नंबर 3, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देके। नंबर 4, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, क्योंकि दूसरे में कह रहा है डर पैदा करके, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। जोर देकर मतलब हमें बच्चे पर बल देना, ये भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। और अटल प्रक्रिया मतलब एक ही हम फिक्स्ड प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा दें समस्याओं को हल करने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि बच्चे क्रिएटिव बने। तो हम एक ही प्रक्रिया को बढ़ावा देंगे, ये भी हमारा नेगेटिव चला जाएगा। इसलिए राइट आंसर होगा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अगला क्वेश्चन नंबर 50, विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को अब इनमें से क्या करना चाहिए? नंबर 1, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। नंबर 3, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। नंबर 4, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। तो पूछा अध्यापक को क्या करना चाहिए, मतलब हमें पॉजिटिव आंसर को सिलेक्ट करना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, क्योंकि पहले में कह रहा है सभी के लिए मानकीकृत आकलन का प्रयोग करें, तो ये हमारा नेगेटिव में आता है।
दूसरा नकारात्मक उसमें दिया है। तीसरा बातचीत टालनी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि पहले में कह रहा है सभी के लिए मान के, जबकि जो हमारे अधिगम करता है वो विविध पृष्ठभूमि के है और सभी के लिए हम एक ही आकलन का प्रयोग करें तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो तीनों ऊपर के हमारे गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन होगा कि विविध पृष्ठभूमि के जब हमारे अधिगम करता है तो हमें विविध विन्यासों से ही उदाहरण लेने चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 51, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? नंबर 1 अति सक्रियता, नंबर 2 असतर्कता, नंबर 3 कम परिज्ञानता, नंबर 4 अपसारी चिंतन। सृजनात्मकता बोलते हैं क्रिएटिविटी को, तो इसकी पहचान का प्रमुख लक्षण है हमारा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का मतलब होता है कि हम किसी भी बात को कई तरीकों से चिंतन कर सकें, एक ही समस्या के समाधान को कई तरीके से ढूंढ सकें, तो इसे बोलते हैं हम अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन नंबर 52, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि नंबर 1 इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है, तो अलग करना हमारा नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा अधिगम केवल त्रुटियों के संशोधन पर ही निर्भर है, तो केवल वर्ड ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तीसरा दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, तो दंड हमारा नेगेटिव होगा। तो इसलिए फोर्थ कह रहा है त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा कि त्रुटियों की जो समझ है वो अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, क्योंकि बच्चे जब तक गलतियां नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे नहीं, गलतियों से ही सीखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? नंबर 1 बारंबार परीक्षाएं, नंबर 2 अन्वेषण और संवाद, नंबर 3 प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, नंबर 4 पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अन्वेषण और संवाद। अगला क्वेश्चन नंबर 54, एक कार्य के दौरान नेहा स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस तरह प्रगति प्राप्त कर सकती है। लेव व्यगास्की की भाषा और चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? नंबर 1 आत्मकेंद्रिता, नंबर 2 मनोवैज्ञानिक विकार, नंबर 3 संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, नंबर 4 स्वनियमन। तो नेहा क्या है कि स्वयं से बात कर रही है, तो इसे व्यगास्की के विचारों के अनुसार इस तरह की जो वार्ता है वो क्या दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 स्वनियमन, कि वह खुद का नियमन कर रही है। अगला क्वेश्चन नंबर 55, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं? नंबर 1 विकास का समीपस्थ क्षेत्र, नंबर 2 स्कीमा जिसे मनोबंध कहते हैं, नंबर 3 मनोवैज्ञानिक उपकरणों, नंबर 4 उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसमें वो अपनी संरचनाओं को स्कीमा के रूप में वर्णित करते हैं, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 स्कीमा। तो ये हमारे CDP के टॉप 55 क्वेश्चंस थे जो कि एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी रखते हैं।